हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फू। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल। आपने बहुत तरह के प्लांट और एनिमल्स देखे होंगे। However, there are other living organisms around us which are normally can't see. कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ भी ऐसे होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते। These are called माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स भी बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches. आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जब बारिश होती है तो मॉइस्ट जो ब्रेड होती है उसके ऊपर एक पैच आ जाता है, वाइट कलर का, ग्रेइश वाइट कलर का पैच आ जाता है। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। इन पैचेस को आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे। यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। तो आपके छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो नजर आएंगे। डू यू नो वॉट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? क्या आपको पता है ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और हमें ये स्ट्रक्चर्स कहाँ से मिले? डू यू फाइंड टीनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या आपको पता है हमारे चारों तरफ जो है टीनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही घूमते रहते हैं। These observations show that water and soil are full of teeny organisms, though not all of them fall into category of microbes. पानी और मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन उन सबको हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं रखते। यहाँ पर हमें दो एक्टिविटी दी गई हैं, दैट इज एक्टिविटी 2.1, एक्टिविटी 2.2। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर, एड सम वाटर टू इट। कुछ सॉइल को हमने एक बीकर में कलेक्ट किया और उसके अंदर कुछ पानी भर दिया। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन, जब सॉइल के पार्टिकल नीचे से सेटल डाउन हो गए हैं, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो यहाँ से क्या ले लेंगे, पानी की बूंद ले लेंगे बीकर से और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू यू सी? आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। तालाब में से हम क्या ले लिया, कुछ बूंद पानी की ले ली और उसको क्या किया, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप। उसको भी हमने एक ग्लास के ऊपर स्प्रेड कर लिया और उसको भी माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। तो इसमें भी किसकी बात हो रही है? दोनों जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हुई है। इसीलिए हमने कहा है दीज ऑब्जर्वेशन सॉ दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स। पानी के अंदर और मिट्टी के अंदर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, लेकिन उनमें सबके सब जो होते हैं वो माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते। सारे जो है वो माइक्रोब्स नहीं होते हैं। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot seen with unaided eyes, sorry। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम जो इन माइक्रोब्स को नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। कुछ जगह जैसे कि फंगस वगैरह जो होती है जो ब्रेड के ऊपर स्प्रेड हो गई है उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, बल्कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे होते हैं जिनको हम केवल मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से ही देख सकते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इसी के लिए हम क्या बोलते हैं, इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं और माइक्रोब्स भी बोले जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ये 4 ग्रुप कौन से हैं? ये हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पिक्चर के अंदर शो किए गए हैं। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस जैसे जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। हम उनको माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख पाते हैं, लेकिन वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या होते हैं, अलग होते हैं।
They however reproduce only inside the cell of host organism which may a bacteria, plant or animal. वायरस केवल एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही डेवलप कर सकते हैं। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर वायरस प्रेजेंट होगा तो वो ग्रो करेगा, बाहर पड़ा पड़ा वायरस जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। वो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, एक बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है या फिर एनिमल हो सकता है। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। कुछ वायरस को फिगर के अंदर दिखाया गया है। यहाँ पे बैक्टीरिया को दिखाया गया है फिगर 2.1 में। टू पॉइंट फाइव यहाँ पर क्या दिखाया गया है, वायरस को दिखाया गया है कि वायरस की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। कॉमन अलाइनमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। कुछ जो मतलब जैसे में कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा एक फ्लू होता है या फिर कफ वगैरह होता है, वो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय वायरस। जो पोलियो है या फिर चिकन पॉक्स है, ये क्या है, सीरियस डिजीज हैं और ये भी वायरस की वजह से होती है। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। डिसेंट्री और मलेरिया जैसी बीमारियां जो है वो प्रोटोजोआ से होगी। फिर टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। जबकि टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस कैसे डिजीज हैं, बैक्टीरियल डिजीज हैं। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। आपने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्लास 6 और 7 में पढ़ लिया होगा। हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्लास 6 और 7 में पढ़ा है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो रहते कहाँ पर हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी, प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड फंजाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि एल्गी और फंजाई क्या है, मल्टी सेलुलर है, जबकि सिंगल सेलुलर कौन है, बैक्टीरिया, कुछ एल्गीज हैं और प्रोटोजोआ हैं। They live in all type of environment ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हर जगह पे जीवित रह सकते हैं, चाहे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट है, कोल्ड है या फिर दलदला इलाका है, हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ ह्यूमन इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। वे जो होंगे कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं कि, और हमारी जो कि हम ह्यूमंस हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, वो ग्रो करेंगे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होते हैं, फ्रीली ही एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आज की क्लास में हम यहीं तक का चैप्टर पढ़ेंगे, आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। थोड़ा चैप्टर हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, बचा हुआ जो रिमेनिंग चैप्टर है उसका कुछ पार्ट हम आज करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ में क्या करते हैं कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Some of them are beneficial in many ways, whereas some other are harmful and cause disease। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो तो क्या होंगे, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। चलो हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, किस तरह से वो हार्मफुल होते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए अच्छे होते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक। उनको कर्ड, दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। और एल्कोहल प्रोड्यूस करने में
बहुत सारे सालों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जा रहा है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट, वो हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्ट आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। जैसे वेजिटेबल को हमने पील किया, उसके जो भी रिमेन्स होते हैं, एनिमल्स के रिमेन्स, उनको क्या किया जाता है कि हार्मलेस सब्सटेंसेस के अंदर उनको ब्रेक किया जाता है एंड उनसे यूजेबल सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरिया का यूज़ जो है वो मेडिसिन बनाने के अंदर भी किया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। एग्रीकल्चर में क्या होता है, वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सके। नाइट्रोजन का फिक्सिंग करते हैं और इस तरह से वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो हमारे लिए एग्रीकल्चर के अंदर यूज़फुल होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है, वे हार्मफुल जो भी प्रोडक्ट है, हार्मफुल कुछ भी, जैसे वेजिटेबल को हमने पील किया तो उसका कुछ भी एक्स्ट्रा जो वेस्ट निकलता है, या फिर डंग वगैरह है, गोबर वगैरह जो होता है काउस का, जो एनिमल्स हैं उनके जो रिमेन्स होते हैं, उन सबको क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो हार्मलेस सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और जो कि क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किसके अंदर आता है, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड और ब्रेड बनाने के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। यू हैव लर्नड इन क्लास 8 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि मिल्क जो है वो कर्ड में टर्न होता है बैक्टीरिया के द्वारा। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दही के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, दही के फॉर्मेशन को, दही की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। वो क्या करेगा, अगर हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डालेंगे मिल्क के अंदर तो दही, दूध को वो पूरा कन्वर्ट कर देगा दही के अंदर। बिकॉज आर ऑल्सो बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया का यूज़ जो है वो चीज़ बनाने के लिए भी किया जाता है। पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम, अचार बनाने के लिए और बहुत सारे दूसरे फूड आइटम बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। हम रवा, जो सूजी होती है, उससे इडली बनाते हैं और भटूरा बनाते हैं हम दही से, दही का यूज़ करके। कैन यू गेस वाई? आपको पता है कि हम क्यों उसमें दही का यूज़ करते हैं? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। जो राइस इडलीज होती हैं और डोसा बैटर जो होता है उसको फर्मेंट करने के लिए भी बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब उसको फर्मेंट करने में भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। टेक ½ kg फ्लोर एंड ऐड शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। हमने क्या किया कि ½ kg शुगर लिया, उसमें फ्लोर लिया, आटा या मैदा लिया, उसके अंदर कुछ चीनी मिलाया और उसके अंदर वार्म वाटर ऐड किया। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक ए सॉफ्ट डो। उसमें थोड़ा सा ईस्ट ऐड किया और उसको एक सॉफ्ट डो बना लिया। वट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? 2 आवर के बाद आप क्या देखेंगे? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? क्या आपको पता है कि डो जो है, जो आटा जो है वो राइज हो गया है? जैसे यहाँ पे डो क्या हो गया, राइज हो गया है। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट क्या करती है कि जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी रेस्पिरेशन के दौरान। बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। अब क्या करेंगे, गैस के बबल्स जो होंगे वो आटे के अंदर भर गए हैं, उससे उसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। दिस इज द बेसिक ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। इस तरह से ईस्ट का यूज़ किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में और केक बनाने में, क्योंकि जो ईस्ट जो होती है वो क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है रेस्पिरेशन के दौरान, और इस वजह से क्या होता है कि ब्रेड या केक वगैरह जो होता है वो फ्लफी हो जाता है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड और विनेगर।
अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कमर्शियली भी यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है अल्कोहल के प्रोडक्शन में, वाइन और एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट का यूज़ किया जाता है अल्कोहल की कमर्शियल प्रोडक्शन में और वाइन के अंदर। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रेश जूसेस एक्स्ट्रा एटसेट्रा। उसके लिए क्या किया जाता है कि ईस्ट को ग्रो किया जाता है तो बार्ले पे या व्हीट पे या फिर राइस या और क्रस्ट जो फ्रूट जूसेस होते हैं उन पे ईस्ट को क्या किया जाता है, ग्रो करवाया जाता है, उसके अंदर ईस्ट को डाल दिया जाता है। टेक ए 500 ml बीकर फिल्ड 3/4 विद वाटर। 500 ml बीकर हमने लिया, उसको 3/4 भाग क्या किया हमने पानी से भर दिया। डिजोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। अब हमने क्या किया उसमें शुगर डिजोल्व किया एंड ऐड ए स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू शुगर सोल्यूशन। फिर क्या किया हमने उसके अंदर ईस्ट पाउडर ऐड कर दिया। कीप इट कन्वर्टेड इनटू वार्म प्लेस फॉर 4-5 आवर्स। उसको 4-5 घंटे के लिए हमने वार्म प्लेस पे रख दिया। नाउ स्मेल द सोल्यूशन। कैन यू गेट ए स्मेल। अब उस क्या करेंगे हम उसको स्मेल करेंगे सोल्यूशन को, क्या आपको उसमें से कुछ स्मेल आ रही है। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। ये जो हमें स्मेल आ रही है ये क्या है, एल्कोहल की स्मेल है, क्योंकि शुगर जो है वो एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर दी गई है ईस्ट के द्वारा। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था 1857 के अंदर। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं, तो वो क्या होते हैं। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या देते हैं आपको, एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं, कैप्सूल और इंजेक्शंस देते हैं सच एज पेनिसिलिन वगैरह। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन मेडिसिन का सोर्स क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होता है। दीज मेडिसिन किल एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करते हैं, किल कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं डिजीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इस तरह की मेडिसिन को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रिपेयर फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। इन दिनों क्या हो रहा है, बहुत सारी एंटीबायोटिक जो हैं वो प्रोड्यूस की जा रही हैं बैक्टीरिया और फंजाई से, जैसे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये जो कुछ मेडिसिन हैं, ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये फंजाई और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके बनाई जाती हैं और एक स्पेशल तरह के डिजीज को क्योर करने में काम आती हैं। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड विद फीड ऑफ लाइव स्टॉक पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। एंटीबायोटिक को क्या करते हैं कि पोल्ट्री वगैरह और जो भी फीड करवाते हैं हम, हमारी जो भी लाइव स्टॉक है उसको, तो उनके अंदर कुछ माइक्रोबियल इन्फेक्शन है या नहीं, इसको चेक करने के लिए भी हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। उनके खाने में मिक्स कर दिया जाता है तो वो खाएंगे तो पता चल जाएगा कि इनके अंदर कुछ भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन है या नहीं है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। उनका यूज़ जो है बहुत सारे प्लांट डिजीज को भी कंट्रोल करने में उसको यूज़ किया जाता है। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor। एंटीबायोटिक जो है वो हमें डॉक्टर कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर है वो जब हमें सजेस्ट करे तभी लेना चाहिए, उनकी एडवाइस पर ही लेना चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। आपको डॉक्टर ने जो कोर्स दिया है वो कंप्लीट भी करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक वैन यू नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज इट मे कॉज द ड्रग लेस इफेक्टिव वैन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। अगर आप एंटीबायोटिक को ऐसे ही लेते रहे तो क्या होगा कि वो आपकी बॉडी में लेस इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव इतना नहीं रह पाएगा फ्यूचर के अंदर। जब आपको रियल में उसकी ज़रूरत होगी तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी।
अगर हम एंटीबायोटिक्स को अननेसेसरीली लेते हैं, हमें ज़रूरत नहीं तो भी हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, उनको वो किल कर देती हैं। एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड फ्लू एज दीज आर वायरसेस। एंटीबायोटिक्स जो होंगी वो कोल्ड और फ्लू में इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, वायरस है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम इतना ही चैप्टर करेंगे। इससे आगे का चैप्टर जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन AP एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फू। इसमें यहाँ तक का जो चैप्टर है ये हम पढ़ चुके हैं। पीछे का जो भी चैप्टर है ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। वैक्सीन। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट गिवन वैक्सीनेशन। बच्चों को और इन्फेंट्स को वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है, उनको वैक्सीनेट क्यों किया जाता है। When a disease carrying microbe enter our body, the body produce antibodies to fight the invader. जब कोई भी डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स जो होगा वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो बॉडी क्या करेंगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी कि वो जो भी माइक्रोब बाहर से आया है उससे वो फाइट कर पाएँ, वो एंटीबॉडीज फाइट कर पाएँ। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ एंटर अगेन। और बॉडी ये भी रिमेंबर कर लेती है कि अगर यही सेम माइक्रोब आगे कभी अगर बॉडी में एंटर हो जाए तो उसके साथ कैसे फाइट करना है। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस इनटू ए हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। अगर हम डेड माइक्रोब को बॉडी के अंदर क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे, तो बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी और उसको किल कर देगी। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। अब वो एंटीबॉडीज़ जो हैं जो कि बनी थी उस पर्टिकुलर माइक्रोब के लिए, वो हमारी बॉडी में तो बन चुकी हैं, वो फ्यूचर में भी रहेंगी और इसलिए क्या होगा कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब को वो हमेशा किल कर देंगी। जब भी वो एंटर करेगा तो वो किल कर देंगी। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क। इस तरह से एक वैक्सीन जो है वो काम करता है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. बहुत सारे डिजीज जैसे कि कॉलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इनको हम वैक्सीनेशन से इनको रोका जा सकता है। एडवर्ड जीनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जीनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन डिस्कवर किया था 1798 के अंदर। In your childhood, you must have given injections to protect yourself from several disease. आपको बचपन में बहुत सारे इंजेक्शन दिए गए होंगे ताकि आप कुछ डिजीज से बच सके। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दीज डिजीज। क्या आप उन डिजीज की एक लिस्ट बना सकते हैं कि आपको किस किस के लिए वैक्सीनेट किया गया है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपनी पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज। ये बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चे को इन डिजीज से बचाया जा सके। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। जो भी वैक्सीन्स ज़रूरी होते हैं वो नियर बाय हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन TV एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट द पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपने क्या होगा, टीवी पर और न्यूज़पेपर में बहुत बार ऐड देखी होगी कि बच्चों को पोलियो से प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था, पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप्स जो बच्चों को दी जाती हैं रियल में क्या होती हैं, वो एक वैक्सीन होती है। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ लेड टू इट्स एडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। स्मॉल पॉक्स के लिए भी इसी तरह का एक
कैंपेन चलाया गया था कि स्मॉल पॉक्स से कैसे वर्ल्ड को बचाया जा सके। These days, vaccines are made on large scale from microorganisms to protect human and other animals from several diseases. इन दिनों क्या हो रहा है, वैक्सीन्स को बनाया जा रहा है ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और अदर एनिमल्स को बहुत सारी डिजीज से प्रोटेक्ट कर सकें। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करके जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इन जो माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। क्लीनिंग द एनवायरमेंट, भूजू एंड पहेली हैज ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डन मेकिंग मैन्योर। भूजू और पहेली जो है वो स्कूल गार्डन को ऑब्जर्व कर रहे थे जहाँ पे मैन्योर बनाया जा रहा था। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्ट वेस्ट ऑफ प्लांट, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन। अपने फ्रेंड्स के साथ उन्होंने क्या किया, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जो भी है आसपास के घर से, गार्डन से वेस्ट उसको लेकर आए। दे पुट देम इन पिट मीन फॉर वेस्ट डिस्पोजल। उन्होंने क्या किया, उसको एक घट्टी में रखा और डिस्पोज ऑफ होने के लिए रख दिया। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। कुछ दिन बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद वो डिकम्पोज हो जाता है और मैन्योर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। भूजू एंड पहेली वांट टू नो हाउ दिस हैड हैपन। भूजू और पहेली जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ, ये किस तरह से हुआ। टेक 2 पॉट एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल। हम क्या करेंगे, 2 पॉट ले लेंगे, हर एक पॉट को आधा मिट्टी से भर लेंगे। मार्क देम A and B. Put plant waste in pot A and things like polythene bag, empty glass bottles and broken plastic toy in pot B. हम क्या करेंगे कि पॉट A के अंदर तो हमने प्लांट और एनिमल वेस्ट को ले लिया और जो पॉट B है उसके अंदर पॉलीथीन बैग, कोई भी बॉटल जो है वो डिस्ट्रॉयड बॉटल है उसको ले लिया, कोई प्लास्टिक टॉय ले लिया। पुट द पॉट असाइड एंड ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स। उनको रख देंगे और हम उनको 3-4 हफ्ते के बाद ऑब्जर्व करेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ 2 पॉट्स। क्या आपको दोनों जो पॉट थे उनके कंटेंट में कुछ भी डिफरेंस मिलेगा। इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस। अगर डिफरेंस था तो क्या डिफरेंस था। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। हाउ दिस हैपन। आपने देखा कि प्लांट जो पॉट ए के अंदर जो वेस्ट था वो डिकम्पोज हो गया है, लेकिन ये किस तरह से हुआ। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। प्लांट वेस्ट को मैन्योर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, माइक्रोब्स के एक्शन से प्लांट वेस्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है मैन्योर के अंदर। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। इस प्रोसेस के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो रहे हैं उनको प्लांट दोबारा से यूज कर सकते हैं। डू यू नोटिस दैट पॉट बी, द पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। आपको पता है ना कि भाई जो पॉलीथीन है, बॉटल है, बैग्स हैं, वो क्या हुआ, उनको वो डिकम्पोज नहीं हुए। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट इनटू मैन्योर। माइक्रोब्स जो है उन पे काम नहीं कर पाए और उनको मैन्योर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाए। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plant and sometimes dead animals on the ground. आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स के रूप में पाया जाता है। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। और आप देखते हैं कि कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज dead organic matter of plant and animal converting them into simple substances। आपने देखा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक प्लांट्स को एनिमल्स प्लांट और एनिमल को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। दी सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय प्लांट एंड एनिमल। इन सब्सटेंस को दोबारा प्लांट और एनिमल यूज कर लेते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean the environment।
इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस को, और जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको माइक्रोब्स डिग्रेड कर देंगे, और जो डिग्रेडेड सब्सटेंस है वो एज ए मैन्योर दोबारा से एनवायरनमेंट में यूज़ हो सकता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो क्या होंगे, हार्मफुल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हार्मफुल हो सकते हैं, बहुत सारी तरह से हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, डिजीज प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, प्लांट के अंदर। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन, इस तरह के जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग, लेदर, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, सड़ा देते हैं फूड को, क्लोथ्स को, लेदर को। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़, हम उनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में आगे अभी पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही चैप्टर करेंगे, आगे की क्लास जो भी आएगी उसमें हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, अब ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। पैथोजन एंटर इन आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, पैथोजन जो होते हैं ना वो एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी में। कैसे एंटर करते हैं, वो एयर के थ्रू एंटर कर जाते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं तो एयर के थ्रू एंटर कर जाते हैं। द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, या फिर हम जो पानी पी रहे हैं उसके थ्रू एंटर कर गए, या फिर फूड जो हमने खाया है उसके थ्रू एंटर कर गए। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एनिमल, जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर हम कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं तो भी पैथोजन जो होंगे वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे, या फिर जो एनिमल्स हैं उनके थ्रू भी एंटर हो सकते हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसे डिजीज जो कि किसी भी पर्सन को होती है एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड, या फिर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके थ्रू होगी तो इनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब क्या है उसके एग्जाम्पल हैं। When a person suffering from common cold sneeze, fine droplets of moisture carrying thousands of virus are spread in the air, जब कोई भी पर्सन है जो कि सफ़र कर रहा है कॉमन कोल्ड से, जब वो स्नीज़ करता है, जब छींकता है तो क्या होते हैं कि फाइन ड्रॉप्स जो होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स जो होते हैं मॉइस्चर के, वो क्या पूरी तरह फैल जाते हैं, वो वायरसेस जो होते हैं वो एयर में स्प्रेड हो जाएंगे। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग और कॉज इन्फेक्शन, अब वो वायरस क्या करेगा, कोई भी हेल्दी पर्सन है उसके अंदर एंटर कर जाएगा और उसमें डिजीज कॉज कर देगा। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ इंसेक्ट होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको कैरी करते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर, उनमें से हाउस फ्लाइज जो है वो एक ऐसा कैरियर है जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करती है। हमारे घर में जो मक्खी होती है वो इस तरह का एक्ट करती है। द फ्लाइज सिट ऑन गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, फ्लाइज क्या होंगे, वो कचरे के ढेर पे बैठते हैं, एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठते हैं। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज, व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजन, वो क्या करेंगी, फ्लाइज जो होंगी वो कचरे के ढेर के ऊपर बैठेंगी तो पैथोजन जो होंगे उनकी बॉडी से चिपक जाएंगे, और जब वो अनकवर्ड फूड, हमारे घर में अगर हमने फूड को कवर नहीं किया तो वो फूड के ऊपर आके बैठेंगी और वहाँ पर क्या करेंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को छोड़ देंगी। हुएवर ईट द कॉन्टामिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक, और जिसने भी कॉन्टामिनेटेड फूड वो खाया वो क्या हो सकता है, बीमार पड़ सकता है।
सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप आवर फूड कवर्ड, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि फूड को हमेशा ढक करके रखा जाए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए करियर इज द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि फूड को हमेशा ढक के रखा जाए और हमें फूड को खुला नहीं रखना चाहिए। दूसरा जो कैरियर है जो कि क्या करता है, पैथोजेंस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, वो है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो विच कैरीज पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो कि किसको लेके जाती है, मलेरिया की पैरासाइट को लेकर के जाती है, जो कि कौन है, प्लाज्मोडियम है। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, जो कि एडीज मॉस्किटो जो होता है वो क्या करता है, डेंगू वायरस के कैरियर की तरह एक्ट करेगा। हाउ वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, हम जो मलेरिया का स्प्रेड हो रहा है और डेंगू का जो स्प्रेड हो रहा है इससे कैसे बचे, इससे कैसे बचा जा सकता है। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर, फ्लावर पॉट एटसेट्रा। जितने भी मॉस्किटोज होते हैं वो कहाँ ब्रीड करते हैं, पानी में ब्रीड करते हैं, इसलिए हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जो फ्लावर पॉट को, कूलर्स को या टायर्स को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, हमारे चारों तरफ क्लीन रख करके हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटोज को ब्रीड करने से रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मीजर्स विच हैव टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, हम मलेरिया को बढ़ने से कैसे रोका जाए उसके लिए हम एक लिस्ट बना सकते हैं। अब क्या है कि सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर कुछ डिजीज दी गई हैं और वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस डिजीज को क्रिएट करते हैं वो भी दिए गए हैं। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो है बैक्टीरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर। मीजल्स, मीजल्स का भी क्या है, वायरस है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर। चिकन पॉक्स का भी वायरस है, पोलियो का भी वायरस है। तो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है, बल्कि मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो जो है वो वायरस की वजह से होती है। एयर जो है वो क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, एयर या फिर चिकन पॉक्स जो होगा वो कॉन्टैक्ट से भी होता है, जबकि पोलियो जो है वो वाटर से भी होता है। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, पेशेंट को हम क्या करेंगे, कंप्लीट आइसोलेशन के अंदर रखेंगे। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स जो भी हैं पेशेंट की, उसकी जो भी चीज़ें हैं उसको दूसरे लोगों से अलग रखेंगे, क्योंकि एक ऐसी डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, इसके लिए क्या होगा कि सुटेबल एज पे अभी जो बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं वो वैक्सीनेशन अगर हो जाता है तो इस तरह की डिजीज़ नहीं होती। कॉलेरा टाइफाइड भी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है, वाटर और फूड के थ्रू फैलती है, बल्कि वाटर के थ्रू फैलती है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेंगे, गुड सैनिटरी हैबिट्स रखेंगे, अपने चारों तरफ साफ सफाई रखेंगे। कंज्यूम प्रॉपरली कुकड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर जो है ना, उबला हुआ पानी वो पियेंगे, और कुकड फूड अच्छे से जो पका हुआ फूड है वो खाएंगे। और हेपेटाइटिस ए जो होगी वो किससे होती है, वायरस से होती है, और इसमें क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, हम क्या करेंगे, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर को लेंगे और वैक्सीनेशन भी जो है वो करवा लेंगे प्रॉपर एज पे, तो हेपेटाइटिस से बचा जा सकता है। मलेरिया जो है उसका कॉजिंग एजेंट जो है वो प्रोटोजोआ है। मलेरिया इज कॉज बाय मॉस्किटो, यूज मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट्स, मॉस्किटो नेट का यूज़ करेंगे और जो भी रेपेलेंट्स हैं उसका यूज़ करेंगे। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करेंगे और हम क्या करेंगे, मॉस्किटो को अलाउ नहीं करेंगे कि वो वहाँ पे ब्रीड करे। सम ऑफ द कॉमन डिजीज इफेक्टिंग ह्यूमन्स, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। ये कुछ कॉमन डिजीज जो थी जो कि ह्यूमंस के अंदर होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है उसको हमने डिस्कस किया। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, अब एनिमल्स के अंदर कौन से डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल, कुछ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि केवल प्लांट्स के अंदर ही नहीं बल्कि एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, एंथ्रेक्स जो है एक ऐसा डिजीज है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है।
फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। फुट और माउथ डिजीज जो होती है कैटल्स के अंदर वो किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। अब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो डिजीज को कॉज करते हैं। प्लांट्स का जो है पूरा बच गया है, आज हम एनिमल्स तक का ही पढ़ेंगे। जो प्लांट का जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, तब तक कि आप यहाँ का कंप्लीट करें। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे डिजीज कॉजेज ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। जो ऑर्गेनिज्म प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इनमें डिजीज कॉज करते हैं। जो भी हमारे प्लांट्स हैं जैसे कि राइस है, पोटैटो है, शुगर केन है, उसमें क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। और डिजीज क्या करती है की वजह से क्या होता है कि क्रॉप की जो यील्ड होगी वो क्या होगी? रिड्यूस होगी। क्रॉप इतना अच्छे से हमें प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीज दे कैन कंट्रोल बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल माइक्रोब्स। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ प्लांट डिजीज हैं और कुछ क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। सीट्रस कैंकर के अंदर बैक्टीरिया जो होता है वो डिजीज कॉज करता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। रस्ट ऑफ व्हीट के अंदर फंजाई है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर एंड सीड्स हैं। येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी दैट इज ओकारा, जो भिंडी के अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? वायरस है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट है। फूड पॉइजनिंग। भूजू वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू ए पार्टी एंड ही एट ए वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। भूजू को इन्वाइट किया गया उसको दोस्त के यहाँ पर और उसने बहुत सारा फूड स्टफ खाया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्ट वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल। घर पे जैसे ही पहुंचा तो क्या हो गया? उसको बहुत ज़्यादा वॉमिट होने लगी और उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने बोला कि यह कंडीशन जो है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग क्यों हो सकता है कि हमारा जो फूड था वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने स्पॉइल कर दिया, उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे फूड के ऊपर ग्रो करते हैं वो क्या करते हैं? कभी कभी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर देते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। ये क्या करते हैं? फूड को पॉइजनस करते हैं, इसकी वजह से इलनेस हो सकती है, यहाँ तक कि फूड पॉइजनिंग की वजह से डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइल्ड। तो इसलिए क्या बहुत ज़रूरी है कि हमें फूड को स्पॉइल होने देने से बचाने के लिए उसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है। फूड प्रिजर्वेशन। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन। हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था कि हम कौन कौन से मेथड जो है वो फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। हम जो पका हुआ भोजन है उसको घर पे कैसे प्रिजर्व करें। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक बाय फंगस। आपने देखा होगा कि ब्रेड को अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फंगस के अटैक की वजह से क्या हो सकती है? ब्रेड जो है वो ख़राब हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल अवर फूड। स्पॉइल्ड फूड इमिट बैड स्मेल एंड हैड ए बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? फूड को स्पॉइल करते हैं। स्पॉइल जो फूड होता है उसके टेस्ट भी बेकार हो जाता है और उसकी स्मेल भी बेकार हो जाती है। स्मेल जो होती है वो भी बैड स्मेल होती है उसकी। स्पॉइलिंग ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन। क्या फूड को सड़ा देना एक केमिकल रिएक्शन है? पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज।
पहेली जो है वो उसने क्या किया, वो कुछ मैंगोज लेकर आती है, लेकिन उसने उन मैंगोज को खाया नहीं था। कुछ दिन तक मैंगोज को उसने खाया नहीं। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन। फिर उसने देखा कि मैंगोज जो हैं वो तो स्पॉइल हो गए हैं और मैंगोज जो हैं वो सड़ गए हैं, पूरे रॉटन हो गए हैं। बट शी नोज दैट मैंगो पीकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन उसको पता है कि जो आम का अचार जो उसकी दादी माँ डालती हैं वो लंबे टाइम तक खराब नहीं होता है। सी इज़ कन्फ्यूज्ड। अब वो क्या है, पहेली जो है वो कन्फ्यूज है। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। हम देखते हैं कुछ कॉमन मेथड जिससे हमारे फूड को हम घर पे प्रिजर्व कर सकते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमें उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाना है। केमिकल मेथड, कुछ केमिकल मेथड्स हैं जैसे सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉल्ट और एडिबल जो ऑयल्स जो होते हैं उसका हम यूज़ करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो हो वो ना हो। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पीकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम क्या करते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं और एसिड प्रिजर्वेटिव डालते हैं अचार के अंदर ताकि उसको माइक्रोब के अटैक से बचाया जा सके। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोएट है एक तो, और एक क्या है सोडियम मेटासल्फाइड जो है, ये क्या है, दोनों ही एक कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। दिस आर ऑल्सो यूज इन जैम्स स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। जैम के अंदर जो होते हैं, स्क्वैशेस के अंदर भी इन प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट के द्वारा भी क्या होता है, प्रिजर्वेशन जो होता है वो किया जाता है। कॉमन सॉल्ट जो होता है उसके द्वारा भी प्रिजर्वेशन किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट फिश फॉर एजेस। कॉमन सॉल्ट का यूज़ किया जाता है मीट को, फिश को प्रिजर्व करने के लिए, बहुत लंबे टाइम से किया जा रहा है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और सॉल्ट फिश को क्या किया जाता है, ड्राई जो सॉल्ट है उससे कवर कर दिया जाएगा ताकि हम चेक कर सके बैक्टीरिया की ग्रोथ को कि कहीं बैक्टीरिया तो ग्रो नहीं कर रहे। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज, टैमरिन एट्सेट्रा। सॉल्टिंग का यूज़ करके हम आंवला को, कच्चे आम को, टैमरिन जो इमली वगैरह है इनको भी प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। जैम, जेलीज और स्क्वैशेस को भी हम शुगर से प्रिजर्व कर सकते हैं। शुगर रिड्यूस द मॉइस्ट कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विथ स्पॉइल फूड। शुगर क्या करती है, रिड्यूस कर देती है मॉइस्ट कंटेंट को, इसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाता और फूड जो है वो स्पॉइल होने से बच जाता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ऑयल और विनेगर के द्वारा भी प्रिजर्वेशन किया जाता है। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। ऑयल और विनेगर की वजह से क्या होता है कि पिकल्स जो होते हैं, अचार जो होते हैं, उनको स्पॉइल होने से बचाया जा सकता है क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। वेजिटेबल्स को, फ्रूट को, फिश को इस मेथड से प्रिजर्व किया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यू मस्ट ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। आपने देखा होगा क्योंकि मम्मी जो है वो पहले क्या करती हैं, दूध को बॉईल करती हैं उसको स्टोर करने से पहले या उसको यूज़ करने से पहले। बॉइलिंग किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बॉइलिंग की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर, हम अपना फूड भी होगा वो रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि फूड जो हो वो स्पॉइल ना हो। लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लो टेम्परेचर की वजह से क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पास्चराइज्ड मिल्क जो होगा उसको कंज्यूम करना भी क्या है, हार्मफुल हो सकता है, हार्मफुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मिल्क जो है वो पास्चराइज किया हुआ है तो उसको कंज्यूम करना हार्मफुल नहीं होगा, उसमें कोई माइक्रोब्स नहीं होते। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। मिल्क को क्या करेंगे हम 15 से 30 70 डिग्री तक 15 से 30 सेकेंड के लिए उसको
गर्म करेंगे और फिर सडनली से उसको कूल कर लेंगे और उसको स्टोर कर देंगे। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसा करने से क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो होगी वो रुक जाएगी। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर एंड इट इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन। इस प्रोसेस को लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था और इसको हम पास्चराइजेशन बोलते हैं। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, दीज डेज ड्राई फ्रूट एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। इन दिनों क्या हो रहा है, ड्राई फ्रूट्स को और जो भी हमारी वेजिटेबल्स हैं उनको क्या किया जाता है, जो एयर टाइट पैकेट्स होते हैं उनके अंदर ही सोल्ड किया जाता है, उनके अंदर ही पूरा उनको सोल्ड किया जाएगा। अभी इस चैप्टर में क्या बच गई, इस चैप्टर में बचती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आप सभी का एपी एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 में नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला चैप्टर जो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का टॉपिक उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ ही चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। You have learned about bacterium rhizobium in class 6 and 7। आपने बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में पढ़ा होगा क्लास 6 and 7 के अंदर। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनियस प्लांट। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये क्या काम आता है, जो लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लीव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट। हम रिकॉल करेंगे कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कहाँ पाया जाता है, लेग्यूमिनियस प्लांट के जो रूट के नोड्यूल्स जो होते हैं, इस तरह से जो नोड्यूल्स बने होते हैं उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो पाया जाता है। सच एज बीन्स और पीस के अंदर ये पाया जाएगा। विद विच इट हैज़ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और उसके साथ में क्या होता है, उसका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी नाइट्रोजन जो होती है वो लाइटनिंग से भी फिक्स हो जाती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोसफेयर रिमेन कॉन्स्टेंट। लेकिन हमें पता है कि जो अमाउंट जो है नाइट्रोजन का एटमोसफेयर के अंदर वो तो कॉन्स्टेंट रहता है। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेशन। आपको भाई वंडर हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो नाइट्रोजन है वो एटमोसफेयर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर कॉन्स्टेंट रहता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन साइकिल, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विद रूट नोड्यूल। देखिए ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स हैं और इसके अंदर ये क्या है, रूट नोड्यूल्स हैं। अवर एटमोसफेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे वातावरण के अंदर 78% जो है वो क्या है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन। नाइट्रोजन जो है ना वो क्या है, एक एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारे, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। जैसे प्रोटीन के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कांट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल। एटमोसफियर से नाइट्रोजन जो है वो प्लांट और एनिमल के द्वारा डायरेक्ट नहीं लिया जा सकता। सर्टीन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोसफियर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एटमोसफियर से लेकर उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system। एक बार क्या होता है, जब ये नाइट्रोजन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन के कंपाउंड के अंदर, फिर ये जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। फिर नाइट्रोजन का यूज जो होता है वो प्लांट के प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड बनाने में किया जाता है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। जो एनिमल्स जो होते हैं, जो इन प्लांट को खा रहे होते हैं, वो उससे नाइट्रोजन ले लेते हैं।
When plant and animal die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogen waste into nitrogen compound to be used by plant again. जब प्लांट और एनिमल क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, तो सॉइल के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया होती है, फंजाई जो होती है वो प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, इस नाइट्रोजनस ये जो प्रेजेंट है इसको नाइट्रोजन वेस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगी, और जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसके अंदर कन्वर्ट कर देगी और नाइट्रोजन कंपाउंड टू बी यूज प्लांट अगेन। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर जो कन्वर्ट कर दिया है वो क्या होंगे, दोबारा जो भी प्लांट होंगे वो उसको फिर से अब्जॉर्ब करके और दोबारा से प्लांट्स जो होंगे वो नाइट्रोजन ले सकते हैं फ्रॉम द सॉइल। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू एटमॉस्फेयर। कुछ अदर तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करेंगे कि उस नाइट्रोजन को जो कि सॉइल के अंदर पड़ी हुई है प्लांट और एनिमल्स के रूप में, उसको नाइट्रोजन गैस के रूप में कन्वर्ट कर देंगे और वो नाइट्रोजन जो गैस है वो फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। एज ए रिजल्ट द परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट। इसलिए जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट रहती है। यहाँ पे क्या था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, लाइटनिंग की वजह से और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया और लाइटनिंग की वजह से क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड। बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, अब जो नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं सॉइल के अंदर, अब टेक बाय प्लांट, उसको प्लांट ले लेंगे। एनिमल्स ईट प्लांट, एनिमल्स जो होंगे उन प्लांट को खाएंगे। नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, नाइट्रोजन वेस्ट जो होगी, जो एक्सक्रीशन और डेथ की वजह से नाइट्रोजन वेस्ट होंगे वो फिर से क्या हो जाएगी, सॉइल के अंदर चले जाएंगे और इस तरह से ये साइकिल जो होगी चलती रहेगी। बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनियस गैस, और यहाँ पर जो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन आई है उसको क्या करेंगे, बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो होता है ये काम यहाँ पे चलता रहता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर नाइट्रोजन जो होगी वो गैस में कन्वर्ट होती रहेगी, गैसेस नाइट्रोजन जो है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी बाय द लाइटनिंग एंड बाय सम अदर बैक्टीरियाज। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।